नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा उर्फ प्रोफेसर केबीसी आप सबका प्रोफेसर केबीसी की क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने भारत पर, विशेषकर सिंध पर अरब आक्रमण का उल्लेख हमने किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को परास्त करके इस इलाके पर अपना अधिकार कर लिया था, परंतु अरबों का यहाँ पर स्थायी अधिकार नहीं रहा था। अरब सत्ता सिंध से खत्म हो गई थी। अरबों के बाद भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण तुर्कों के द्वारा होता है। तुर्क मूल रूप से मध्य एशिया में रहने वाली एक बर्बर और असभ्य लड़ाका जनजाति थी, और इस जनजाति ने बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया था और यहां अपना साम्राज्य स्थापित करने से पहले बगदाद के जो खलीफा थे, अब्बासी वंश के खलीफा थे, इन खलीफाओं की सेवाओं में यह कार्य करते थे। यहाँ उनकी दूर की रक्षा, उनके अंगरक्षक के रूप में ये मुख्य रूप से कार्य करते थे। बगदाद के खलीफाओं की सत्ता धीरे धीरे जब कमजोर होने लगी तो इन तुर्क लोगों ने अपनी सत्ता मध्य एशिया में स्थापित करने का प्रयास किया, और इसी क्रम में सबसे पहले 962 ईस्वी में अल्पगीर नामक व्यक्ति ने गजनी नामक स्थान पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके नए गजनी राज्य की स्थापना की थी। यानी पहला तुर्क व्यक्ति जिसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी वो अल्पगीर था। अल्पगीर के बाद ईराई शासक बना 972 ईस्वी में, परंतु वो अयोग्य था। इसलिए उसके पश्चात जो नया शासक बनता है वो बनता है सुबुतगीर। 977 ईस्वी में सुबुतगीर ने पिराई को अपदस्थ करके गजनी पर अपना अधिकार कर लिया था, और सुबुतगीर ही पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। विशेष आप ध्यान रखें, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुतगीर था। दरअसल 986 ईस्वी में हिंदुशाही राज्य का शासक जयपाल, जो कि इस इलाके में अपना शासन कर रहा था, और उसके पास में एक नए राज्य गजनी की स्थापना हो चुकी थी, तो वो कभी नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य स्थापित हो जो बाद में उसके लिए संकट का कारण बने। इसलिए 986 ईस्वी में जयपाल ने अपनी सेना लेकर गजनी पर आक्रमण किया, परंतु वो सुबुतगीर से पराजित हो जाता है। वहां उसने उसके साथ संधि की और वापस अपनी राजधानी पहुंचकर उसने संधि का उल्लंघन कर लिया। इस स्थिति में सुबुतगीर ने जयपाल को दंडित करने के लिए भारत की सीमा में प्रवेश किया, और सुबुतगीर ने जयपाल को परास्त किया था। यानी पहला आक्रमण भारत पर जो तुर्क आक्रमणकारी था वो सुबुतगीर था। सुबुतगीर की मृत्यु 997 ईस्वी में हो जाती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा पुत्र इस्माइल गजनी की राजगद्दी पर आसीन होता है, परंतु उसका बड़ा बेटा महमूद गजनवी, जो काफी योग्य भी था, काफी तीव्र और तेज दिमाग वाला व्यक्ति भी था, और वो उस समय खुरासान का सूबेदार था। जब उसको पता चला कि इस्माइल राजगद्दी पर बैठ गया है, तो वो गजनी पहुंचता है और इस्माइल को अपदस्थ करके 998 ईस्वी में गजनी पर अपना अधिकार कर लेता है। यानी नया शासक बनता है महमूद गजनवी, और ये तुर्क आक्रमणकारी इतना तेज और ताकतवर था कि न केवल उसने अपनी राजधानी गजनी से बढ़ाकर मध्य एशिया की ओर की, बल्कि उसने भारत पर की तरफ भी अपना साम्राज्य विस्तार करने का निश्चय किया था। उसी समय उसने बगदाद के खलीफा, क्योंकि बगदाद के खलीफा उस समय ताकतवर तो नहीं थे, परंतु आप देखें कि मुस्लिम साम्राज्य और मुस्लिम समाज में खलीफाओं का बहुत ज्यादा महत्व था। यानी कि उनके आदेश को मुस्लिम समाज के लोग मानते थे। इसलिए महमूद गजनवी ने
बगदाद के खलीफा अल कादिर बिलाल से मान्यता प्राप्त करी थी। यानी एक तरह से उसने विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त करके ये घोषित कर लिया कि गजनी का शासक वही है, और वो पहला तुर्क व्यक्ति शासक है जिसने विधिवत रूप से सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। और इस मान्यता के समय बगदाद के खलीफा अल कादिर बिलाल ने महमूद गजनवी को 2 उपाधियां दी थी। यामीन उल दौला, जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरी यामीन उल मिल्लाह, जिसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। और इस मान्यता के समय महमूद गजनवी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो हर वर्ष काफिरों के खिलाफ अभियान करेगा, उनको परास्त करेगा और वहां इस्लाम का प्रचार करेगा। ऐसी उसने प्रतिज्ञा ली थी। महमूद गजनवी ने सिक्के भी जारी किए थे। उन सिक्कों पर उसने महमूद गजनवी नहीं लिखाया, बल्कि अमीर महमूद उसने अंकित करवाया था। उसका वंश यामिनी वंश था, यामिनी वंश से वो संबंधित था। दरअसल मध्य एशिया से उसकी इच्छा थी कि वो भारत की तरफ अपना राज्य बढ़ाए, उस तरफ वो आक्रमण करे। आक्रमण के क्या कारण थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसने भारत पर कितने आक्रमण किए इसकी जानकारी हमें एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं सर हेनरी इलियट, उन्होंने अपने पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और बताया कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। ये जानकारी हमें इतिहासकार सर हेनरी इलियट के से मिलती है। भारत पर आक्रमण क्यों किए, इस संदर्भ में इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग मत है। एक मत है कि वो इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। दरअसल क्योंकि उसने बगदाद के खलीफा से जब मान्यता प्राप्त की थी, उस समय भी उसने घोषित किया था कि वो हर साल काफिरों के खिलाफ आक्रमण करेगा। और उसका जो दरबारी कवि था, दरबारी इतिहासकार था उत्बी, जिसने तारीख ए यामिनी ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में भी वो लिखता है कि महमूद गजनवी ने जब शासन प्राप्त किया था और जब खलीफा से उसको मान्यता मिली थी, तब उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस्लाम का प्रसार करेगा और बुद्ध परस्त जो परंपरा है उस परंपरा को समाप्त करेगा। बुद्ध परस्त मतलब मूर्ति पूजा की जो परंपरा है उस परंपरा को समाप्त करेगा। यानी इसके अलावा आप देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी ने बुद्ध सिकन की भी उपाधि ली थी, बुद्ध सिकन की उपाधि, जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। तो इन तथ्यों के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पर जो आक्रमण करने का मूल उद्देश्य था वो इस्लाम का प्रसार करना था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो भारत से हाथी प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि कलिंग और इसका इलाका जो है, कालिंजर के आसपास का इलाका, ये सारे के सारे यहाँ से हाथी जंगलों में मिलते थे, उनको प्राप्त करना चाहता था। इनके पीछे इतिहासकार कहते हैं कि मध्य एशिया में जो अपने विरोधी थे, उन विरोधियों को, छावनियों को तोड़ने के लिए, चूंकि हाथी सबसे उपयुक्त रहते हैं, इसलिए वो यहां से हाथी प्राप्त करके मध्य एशिया में अपने शत्रुओं को पराजित करना चाहता था। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि मध्य एशिया में उसने प्रयास किया था अपना साम्राज्य विस्तार करने का, परंतु उसमें वो सफल नहीं हुआ था। इसलिए उसने दक्षिण पूर्व की ओर यानी भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। और उस समय उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां भी थी, क्योंकि भारत में कई राजवंशों के लोग शासन कर रहे थे, उनके आपस में एकता भी नहीं थी। तो इस अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों का भी वो फायदा उठाना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, साम्राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। दरअसल मध्य एशिया में उसके पास जो राज्य थे वो लगातार उस पर आक्रमण कर रहे थे, तो उनसे मुकाबला करने के लिए, अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए, साजो सामान के लिए उसको धन की आवश्यकता थी। और संकट के समय यदि वो इन आक्रमणकारियों से मुकाबला नहीं कर पाए तो अपने आप को सुरक्षित करना चाहता था, ताकि वो भारत में अपने आप को सुरक्षित कर सके। इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। परंतु ये सारे कारण आप देखेंगे तो ये सारे के सारे गौण हैं। यदि एकमात्र कारण गिना जाए
कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसका यदि एकमात्र कारण आपसे पूछा जाए तो वो कारण होगा भारत से धन प्राप्त करना। क्योंकि भारत में उस समय सोना अथाह भंडार, उस समय सोना के थे राजाओं के पास, प्लस यहाँ के जितने भी मंदिर थे, प्रमुख मंदिर थे, उन मंदिरों में अथाह धन दौलत इकट्ठा हो रखा था। तो उस धन दौलत को महमूद गजनवी प्राप्त करना चाहता था और इसी उद्देश्य से आप देखेंगे उसने जितने भी आक्रमण किए राजाओं के खिलाफ, उन आक्रमणों के पश्चात वो कोई न कोई मंदिर या जहां उसे धन प्राप्त होने की उम्मीद थी उस जगह पर वो आक्रमण करता है और वहां से धन लूटता है और धन लूटने के पश्चात वो वापस अपने इलाके गजनी में चला जाता है। यानी आप देखेंगे मध्य भारत और इस इलाके में वो विजय तो प्राप्त करता है, परंतु यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने के बजाय यहाँ से धन लेकर वापिस वो गजनी जाना चाहता है। और इस संदर्भ में हेवेल महोदय, जो प्रसिद्ध इतिहासकार है हेवेल महोदय, वो बहुत ही सटीक कोटेशन लिखते हैं। वो कहते हैं कि यदि महमूद गजनवी को बगदाद में भी उतना ही धन मिलने की उम्मीद होती जितने की सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ पर आक्रमण करने के फलस्वरूप उसको मिली थी, तो वो बगदाद के खलीफा के खिलाफ भी आक्रमण करने से नहीं चूकता। मतलब आप समझे कि बगदाद के खलीफा ने उसको मान्यता दी थी। हेवेल मोदी कहते हैं कि यदि वहां भी उसको धन प्राप्त होने की उम्मीद होती तो वो वहां भी आक्रमण कर देता। यानी हेवेल मोदी कहते हैं कि भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण करने का जो मूल उद्देश्य था, मूल कारण था, वो यहाँ की अथाह धन संपदा को प्राप्त करना चाहता था ताकि वो अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को, अपने आप को सुरक्षित कर सके। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, यानी 27 सालों में लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा। जैसा कि सर हेनरी इलियट महोदय ने बताया है कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी सन में उसने हिंदुस्तानी राज्य की जो सीमावर्ती इलाका है, उस सीमावर्ती इलाके पर आक्रमण करके वहां के कुछ इलाकों पर अधिकार करने का उसने प्रयास किया था, परंतु उसको ज्यादा कोई सफलता नहीं मिली थी। 1001 ईस्वी में पुनः अपनी सेना को संगठित कर वो अपनी सेना लेकर अपनी राजधानी गजनी से हिंदुस्तानी राज्य के कैपिटल वहद की ओर प्रस्थान करता है और एक प्रसिद्ध दर्रा जो कि काबुल और लाहौर को जोड़ता है, खैबर दर्रा, इस खैबर दर्रे को पार करके पेशावर के पास से होते वो वहद की ओर बढ़ता है और वहद के पास जो मैदान है, उस मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में संघर्ष होता है। हिंदुस्तानी राज्य का शासक जयपाल था। इस युद्ध में जयपाल को पराजय का सामना करना पड़ता है। महमूद गजनवी विजयी होता है और उसने जयपाल को बंदी बना लिया था। जैसा कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि कुतुबी ने अपने ग्रंथ तारीख यामिनी में लिखा है कि इस पराजय के पश्चात जयपाल को रस्सियों से बांधकर महमूद गजनवी के दरबार में उपस्थित किया था। ऐसा लग रहा था कि उसे नरक में भेजा जा रहा हो। इस घटना के पश्चात जयपाल ने महमूद गजनवी के साथ समझौता कर लिया था, संधि कर ली थी और इस संधि के तहत उसने काफी धन दौलत महमूद गजनवी को दिया था। महमूद गजनवी ने भी जयपाल को अपना राज्य वापस सौंप दिया, परंतु जयपाल का जो स्वाभिमान था उसने उसको ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति होने के नाते उसने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, यानी उसने आत्महत्या करी। उसकी आत्महत्या के पश्चात हिंदुस्तानी राज्य का नया शासक बनता है आनंद पाल, जो कि जयपाल का पुत्र था। इस आक्रमण के पश्चात महमूद गजनवी 1004 ईस्वी में उसने उच्च पर आक्रमण किया था और उच्च का शासक बजारा था, जिसको परास्त करके उसने अपना यहां अधिकार स्थापित कर लिया था। और एक साल पश्चात महमूद गजनवी ने एक महत्वपूर्ण
आक्रमण किया था मुल्तान पर। मुल्तान का शासक उस समय फतेह दाऊद था, जिसने उच्च आक्रमण के समय महमूद गजनवी का सहयोग करने के बजाय उसके सामने काफी परेशानियां उत्पन्न की थी। और दूसरा, फतेह दाऊद शिया संप्रदाय के करमाती संप्रदाय का था, शिया पंथ के करमाती संप्रदाय का था। और चूंकि महमूद गजनवी सुन्नी था, तो उस कारण भी दोनों में अनबन थी। और इस इलाके पर अधिकार करने के लिए महमूद गजनवी ने 1005 ईस्वी में गजनी से प्रस्थान कर खैबर दर्रे से होते हुए, पेशावर होते हुए जब वो मुल्तान की तरफ जा रहा था, तब भेरा नामक स्थान पर हिंदुशाही राज्य के शासक आनंद पाल ने भेरा नामक स्थान पर उसका सामना किया, परंतु महमूद गजनवी ने उसको परास्त कर दिया। और यहां से फिर वो आगे बढ़ता है और मुल्तान आता है, और मुल्तान में उसने फतेह दाऊद को परास्त करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। और यहां का इलाका उसने नौसासा, जिसका मूल नाम सुखपाल था, जो कि जयपाल का ही रिश्तेदार था, और जिसने बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया था। इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात उसको नया नाम दिया था नौसासा। उसको यहाँ की सत्ता सौंपकर महमूद गजनवी वापस गजनी चला गया था। इस आक्रमण के पश्चात अगला आक्रमण वापस वो मुल्तान पर करता है, क्योंकि सुखपाल ने इस्लाम त्याग कर वापस हिंदू धर्म अपना लिया था और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहा था। तो उसको दंडित करने के लिए 1007 में वापस महमूद गजनवी मुल्तान की तरफ आता है और सुखपाल को परास्त करके उसको मौत के घाट उतार देता है, और वापस ये इलाका फतेह दाऊद को सौंप कर वो वापस चला जाता है। अगला अटैक 1008 में वापस वो हिंदुशाही वंश के शासक आनंद पाल के खिलाफ करता है, और ये आक्रमण अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आनंद पाल को ये लग गया था कि मुस्लिम सेना काफी बड़ी है, ताकतवर है, उसका यदि मुकाबला करना है तो वो अकेला नहीं कर सकता है। इसलिए उसने मध्य भारत के जो राज्य थे, गुर्जर प्रतिहार है, आपके जो अन्य राज्य थे, उन राज्यों से उसने सहायता ली, चंदेलों वगैरह से। इनसे सहायता लेकर उसने मोहम्मद महमूद गजनवी का मुकाबला करने का प्रयास किया था, परंतु वहंद नामक स्थान पर पुनः जो युद्ध होता है, उस युद्ध में आनंद पाल को पराजय मिलती है। प्रारंभिक समय में तो आनंद पाल विजय की ओर बढ़ रहा था, परंतु उसी समय उसका जो हाथी था वो घायल हो जाता है, और घायल होने के पश्चात हाथी बिगड़ जाता है, जिसके कारण आनंद पाल को पराजय का सामना करना पड़ता है। कि उसकी सेना आनंद पाल की स्थिति को देखकर भाग खड़ी होती है, और इस युद्ध में आनंद पाल लगभग जीता हुआ था, परंतु करश्मयी रूप से महमूद गजनवी इस युद्ध में विजय होता है। इस विजय के पश्चात महमूद गजनवी आगे बढ़ता है बहन से, और वो आगे नगरकोट की ओर बढ़ता है, जो कि कांगड़ा घाटी में है। इस नगर पर विजय प्राप्त करता है, और यहां से अपार धन दौलत लेकर वो वापस गजनवी को लौटता है। यानी ये आक्रमण काफी महत्वपूर्ण था। सातवां आक्रमण वो 1009 में करता है, और ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण नगर नारायणा, जो कि उस समय का व्यापारिक केंद्र था, उस पर आक्रमण करता है। और नारायणा पर आक्रमण करके यहां से लूटपाट करके वापस वो गजनी लौट जाता है। अगला आक्रमण वो वापस 1010 ईस्वी में मुल्तान पर करता है, क्योंकि फतेह दाऊद वापस विद्रोही रुख अपना लेता है, तो उसको परास्त करने के लिए वो वापस 8वां आक्रमण मुल्तान पर करता है, और फतेह दाऊद को परास्त करके उसकी हत्या कर देता है, और मुल्तान पर अपना पूर्ण रूपेण अधिकार कर लेता है। महमूद गजनवी ने अगला जो आक्रमण किया था, 9वां आक्रमण, वो थानेश्वर पर किया था, और ये आक्रमण भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1013 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया, और इसको जीतकर आप देखेंगे कि थानेश्वर हर्षवर्धन की पहले राजधानी थी। इसको विजित करने के पश्चात यहां का एक प्रसिद्ध मंदिर था,
चक्र स्वामी मंदिर, उस मंदिर को इसने ध्वस्त किया। यहां से अपार धन दौलत को लूट कर अपने साथ लेके गया, और न केवल धन दौलत लेकर गया बल्कि इस मंदिर की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को भी इसने खंडित करके अपने साथ ले गया और गजनी ले गया, जहां उसने मस्जिदों की सीढ़ियों में इस मंदिर की मूर्ति को स्थापित किया। इसके पश्चात अगला जो आक्रमण है वो 1014 का है, और ये वापिस आक्रमण करता है हिंदुशाही राज्य पर, क्योंकि आनंदपाल जब 1008 में उससे हार जाता है तो वेहंद पर मोहम्मद गजनवी का अधिकार हो जाता है। तो वो अपनी राजधानी वेहंद से नमक की पहाड़ियां जो ज्यादा सुरक्षित थी, नंदन, वहां कर लेता है। यहां पर आनंदपाल की मृत्यु के पश्चात अगला जो शासक हिंदुशाही का बनता है त्रिलोचन पाल, वो महमूद गजनवी की सेना का मुकाबला करता है नंदन पर, परंतु यहां भी उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके पश्चात अगला आक्रमण 1015 में वो वापस हिंदुशाही पर करता है। वापस मुकाबला त्रिलोचन पाल ने अपने पुत्र भीमपाल को युद्ध करने के लिए भेजा था, वो परास्त हो जाता है। त्रिलोचन पाल यहां से भागकर कश्मीर चला जाता है। कश्मीर में भी महमूद गजनवी उसका पीछा करता है और इनके मध्य युद्ध होता है। कश्मीर के जो शासक थे जिनका नाम है संग्राम सिंह, जो कि लोहार वंश के थे, उन्होंने त्रिलोचन पाल का सहयोग करने का निश्चय किया। भीमपाल और संग्राम सिंह की संयुक्त सेना ने महमूद गजनवी की सेना को परास्त करके कश्मीर से खदेड़ दिया था। यानी महमूद गजनवी की भारत में पहली पराजय कश्मीर की है 1015 ईस्वी में। संग्राम सिंह के सहयोग, संग्राम सिंह ने उसको परास्त करके कश्मीर से खदेड़ा था। फिर अगला महत्वपूर्ण आक्रमण जो 12वां होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। 1018 ईस्वी में उसने भारत के एक महत्वपूर्ण शहर पर आक्रमण किया, यानी जो धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा, उस मथुरा पर आक्रमण किया था, जो कि ये कृष्ण की नगरी है और यहां बहुतायत मंदिर है। इन मंदिरों को तोड़कर उसने यहां से अपार धन दौलत प्राप्त की थी। जैसा कि उत्वी लिखता है अपने ग्रंथ में कि महमूद गजनवी ने यहां के स्थापत्य कला, विशेषकर मंदिरों के स्थापत्य कला को देखकर अपने आप में आश्चर्यचकित हो गया था, और ऐसा लगता था कि ये हम जो पहुंच गए वो जन्नत में पहुंच गए हैं। यानी ये सारे के सारे जो मंदिर है या जो कला के जो नमूने हैं वो जन्नत में रखने योग्य हैं, परंतु चूंकि ये काफिरों के द्वारा बनाए गए हैं इसलिए इनको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसलिए महमूद गजनवी ने उन मंदिरों को तोड़ दिया था और यहां से अपार धन दौलत उसको प्राप्त हुई थी। यहां से वो आगे बढ़ता है और कन्नौज की तरफ बढ़ता है। 1019 ईस्वी में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, और उस समय कन्नौज का जो शासक था वो था गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल। जब राज्यपाल को महमूद गजनवी के आक्रमण की सूचना मिली तो उसने बिना युद्ध किए ही वहां से पलायन कर दिया। यानी बड़ी आसानी से महमूद गजनवी ने मथुरा के बाद कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था, और यहां से जो धन उसने लूटा था वो लेकर वापस गजनी जाता है। इसके पश्चात 13वां आक्रमण किया है 1020 ईस्वी में उसने कालिंजर। कालिंजर का शासक विद्याधर था। कुछ किताबों में गंग मिलता है, चंदेल शासक विद्याधर। दरअसल इस पर आक्रमण करने के पीछे जो महमूद गजनवी का कारण था कि कन्नौज का शासक जो राज्यपाल था, जिसने बिना युद्ध किए ही कन्नौज त्याग दिया था, इससे विद्याधर काफी नाराज हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि एक शासक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। उसके लिए यदि उसको प्राण त्यागने पड़े तो भी उसको ऐसा कार्य करना चाहिए। क्योंकि राज्यपाल ने अपने राज धर्म का पालन नहीं किया है इसलिए उसको दंड मिलना चाहिए, और विद्याधर ने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसको मौत के घाट उतार दिया था। जब यह सूचना महमूद गजनवी को मिली तो इस विद्याधर को दंडित करने के लिए 1020 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था, परंतु ज्यादा कोई सफलता उसको मिली नहीं थी। और उसी समय गजनी के पास मध्य एशिया की कुछ ताकतों ने
विद्रोह कर दिया था, तो उन विद्रोह को दबाने के लिए वापस महमूद गजनवी को गजनी जाना पड़ा था। तो ये आक्रमण पूर्णतः सफल नहीं हुआ था। इसके पश्चात 1020 ईस्वी में उसने वापस इसी चंदेलों का जो आक्रमण था, बुंदेलखंड का आक्रमण जो इलाका कहलाता है, जहां पर चंदेलों का अधिकार था, उस पर आक्रमण किया। और उसने सबसे पहले ग्वालियर को वो विजित नहीं कर पाया था। तब यहां से वो आगे बढ़ता है कालिंजर पर भी उसको ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ विद्याधर भी, क्योंकि उसको भी लगा था कि महमूद गजनवी का लंबे समय तक संघर्ष करना उसके लिए उचित नहीं होगा, प्रजा के हित में भी नहीं होगा, तो उसने महमूद गजनवी के साथ संधि कर ली और अपार धन दौलत लेकर महमूद गजनवी वापिस इस इलाके से अपने इलाके गजनी को लौट जाता है। इसके पश्चात 15वां आक्रमण पंजाब पर करता है, क्योंकि बहंद राज्य की सीमाएं सिकुड़कर अब सिर्फ लाहौर के आसपास के इलाकों में तक ही रह गई थी। यहां आक्रमण करता है। त्रिलोचन पाल और उसका पुत्र भीमपाल महमूद गजनवी का मुकाबला करने का प्रयास करते हैं, परंतु ये प्रयास असफल होता है और पंजाब पर महमूद गजनवी ने पूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो आक्रमण फेमस रहा है वो 1025 का सोमनाथ का है। दरअसल सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और गुजरात राज्य में जहां चालुक्य वंश के शासकों का, वंश के लोगों का शासन था और यहां उस समय शासक भीम प्रथम था। और सोमनाथ अपने अथाह संपदा के लिए जाना जाता था। इस पर आक्रमण करने के लिए गजनी से चलता है। गजनी से वो चलकर मुल्तान से उच्च, उससे चलता हुआ वो आबू के पास होता हुआ अहिलवाड़ा पहुंचता है। अहिलवाड़ा चालुक्यों की कैपिटल थी। यहां का शासक जो भीम प्रथम था, भीमदेव, उसने बिना युद्ध किए ही राजधानी छोड़कर जंगलों में चला गया था। यानी बड़ी आसानी से अहिलवाड़ा पर महमूद गजनवी ने अधिकार कर लिया और यहां से वो काठियावाड़ा, सौराष्ट्र के जो काठियावाड़ा तट है, समुद्र तट है, वेरावल के में जो सोमनाथ मंदिर है, उस मंदिर पर उसने आक्रमण किया था। इस मंदिर की रक्षा 50,000 हिंदू, जिसमें ब्राह्मण, पंडित वगैरह सारे थे, वो इस मंदिर के बाहर उसकी रक्षा खड़े थे। उन सबको महमूद गजनवी ने कत्लेआम करके, उन सबकी हत्या करके इस मंदिर को उसने ध्वस्त किया। यहाँ की जो मूर्ति थी, भगवान शिव की मूर्ति थी, उस मूर्ति को भी उसने तोड़ दिया, अपने साथ ले गया और यहां से उसने अथाह संपदा प्राप्त की थी। जैसा कि उत्पी लिखता है कि अभी तक जितने भी आक्रमण उसने अभियान किए थे, यानी 15 अभियान में जितनी उसको धन दौलत मिली थी, उससे कई गुना ज्यादा संपदा उसको सोमनाथ के मंदिर से मिली थी। इतना धन दौलत उसको मिला कि उसके पास जितने भी ऊंट थे, जितने भी खच्चर थे, घोड़े थे, उन सबको उसने इन धन दौलत से लाद कर वो गजनी की तरफ चला था और जो कुछ बचा था उसने अपने सामंतों में बांट दिया। यानी इतना धन दौलत सोमनाथ से उसको मिला था। जब ये यहां से धन दौलत लूट कर वापिस जा रहा था तो सिंध में इसका मुकाबला जाटों ने किया, क्योंकि सिंध के जो जाट थे, जब उनको सूचना मिली कि सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को महमूद गजनवी ने लूट लिया है और वो वापस गजनी जा रहा है, तो उन पर जाटों ने आक्रमण करके उसका काफी कुछ धन दौलत लूट लिया था। लगभग बताते हैं 30% धन दौलत महमूद गजनवी का जाटों ने लूट लिया था। इसलिए अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर किया था, उनको दंडित करने के लिए। और उसने यहां आक्रमण करके उनको परास्त किया और ये आक्रमण महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यानी 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के विभिन्न शहरों पर आक्रमण करके वहां के विभिन्न मंदिरों को लूटकर अपार धन संपदा अपने इलाके गजनी में ले जाने में सफल हुआ था।
उसके 2 आक्रमण असफल हुए थे। वो दोनों ही आक्रमण कश्मीर के थे, 1015 और 1021 के। ये दोनों ही अभियान उसके असफल रहे और इस अभियान को असफल करने का श्रेय जाता है लोहार वंश के शासक संग्राम सिंह को। और महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में गजनी में हो जाती है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार हो चुका था और इसी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की सेना में सेवंदराय और तिलक नामक 2 व्यक्ति सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनवी ने पंजाब में एक सिक्का भी जारी किया था, चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ संस्कृत भाषा में लेख अंकित है और दूसरी तरफ अरबी भाषा में उसके लेख अंकित है। इसके अलावा महमूद गजनवी के दरबार में देखें तो उसने काफी विद्वानों को संरक्षण दिया था, जिसमें फिरदौसी एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है, विद्वान है, जिसने सहनामा नामक एक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी से वादा किया था कि वो एक छंद के बदले में उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देगा। जब सहनामा नामक ग्रंथ, जो कि मूलतः महमूद गजनवी की प्रशंसा में है, फिरदौसी ने महमूद गजनवी को प्रस्तुत किया तो महमूद गजनवी ने अपने वादे के अनुसार वो धनराशि देने से मना कर दिया था। यानी फिरदौसी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शाहनामा। दूसरा महत्वपूर्ण उसके दरबार में विद्वान रहता था उत्बी, जो कि उसका दरबारी कवि भी था और जिसने तारीख यामनी ग्रंथ लिखा, जो कि पूरे यामनी वंश का इसमें उल्लेख है और विशेषकर महमूद गजनवी की विजयों का और उसकी नीतियों का इसमें वर्णन है। तीसरा महत्वपूर्ण विद्वान था अल-गुर्नी, जो कि खिवा का रहने वाला था और इसको बंदी बनाकर महमूद गजनवी अपने साथ भारत लाया था। ये काफी विद्वान था, बहुत ही बड़ा विद्वान था, अरबी भाषा का और संस्कृत का ये ज्ञाता था और इसको खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, इन सारी विधाओं का वो पारंगत था और उसने हिंदुओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराणों का भी अध्ययन किया और यहाँ की सामाजिक स्थिति को देखकर उसने एक ग्रंथ लिखा था तहकीक ए हिंद, जिसको किताबुल ए हिंद भी कहा जाता है, जिसमें उसने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया। यानी उसने राजनीतिक का भी वर्णन किया है, परंतु मूल रूप से इसमें भारत के उस समय के जो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का दृष्टांत है उसका उसने इसमें वर्णन किया था। इसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण विद्वान उसके दरबार में रहता था वेहाकी, जिसने तारीख सुबुतगीन लिखा है और इसने मुख्य रूप से सुबुतगीन, जो कि महमूद गजनवी के पिता थे, उनके राज्य के बारे में, उनके शासन के बारे में मुख्य रूप से अपनी इस किताब में लिखा है। लैनपुन, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उन्होंने इसके लिए उपाधि दी है पूर्वी पैप्स। पूर्वी पैप्स की उपाधि से वेहाकी को लैनपुन ने नवाजा है। महमूद गजनवी के दरबार में 2 और विद्वान भी रहते थे, उनसुरी और फारूकी।